नमस्कार, इन फोकस में आपका स्वागत है। आज सुबह से ही बीजेपी के दिल्ली मुख्यालय पर नए कार्यकारी अध्यक्ष का इंतजार था। चट घोषणा और पद टेक ओवर यानी पदभार ग्रहण कराना शुरू हुआ। पटना से उनका दिल्ली का टिकट कटा, गाजे बाजे का इंतजाम हुआ। भाजपा दफ्तर के बाहर तोरण सजे, तमाम होर्डिंग लगे जिनमें मोदी शाह के साथ एक नया युवा चेहरा दिख रहा था। कार्यकर्ताओं में बहस छिड़ी थी कि कैसे संघ और मोदी शाह ने किसी को भनक लगे बिना सब दिग्गजों को साइड हटिया बोलकर फैसला ले लिया। वहां खड़े हुए मुझे ख्याल ये आया कि विज्ञान भले ही स्पेस में डेटा स्टोर करने का तरीका ईजाद कर ले, मार्स पर कॉलोनी बस जाए या पानी से हवाई जहाज उड़ जाए, सियासत में नेता नक्षत्र तारे शुभ अशुभ मुहूर्त देखे बिना कदम उठाना नहीं छोड़ेंगे। अब देखिए, बीजेपी की नवीन नूतन पार्टी अध्यक्ष चुनने की कोशिश साल भर से चल रही थी। नए कार्यकारी अध्यक्ष की खोज खत्म हुई। बिहार के 5 टर्म के विधायक, तमाम मंत्रालय हैंडल कर चुके युवा भाजपा के नेता नितिन नबीन पर अब बीजेपी के संसदीय बोर्ड ने नितिन नबीन को पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त कर दिया। नितिन नबीन को जेपी नड्डा की जगह पार्टी की कमान फिलहाल सौंपी गई। फुल चार्ज लगता है कि 1 महीने बाद मिलेगा। क्यों? अभी क्यों नहीं मिला? क्योंकि कल से खड़ मास का इनऑस्पिशियस काल शुरू हो रहा है। जी साहब, बलिष्ठ बलशाली बीजेपी कांग्रेस विपक्ष सबसे पंगा ले लेगी, लेकिन नक्षत्र तारों और पंचांग से कतई नहीं। अब आगे एक एक करके चलते हैं। मैं हूं राहुल श्रीवास्तव। खुफिया तरीकों से हुआ यह चयन, यानी क्या सन्नाटा था कि किसी को कोई इल्म नहीं था कि नितिन नबीन के साथ वो होने वाला है जो तमाम एक्सपर्ट और बीजेपी कवर करने वाले रिपोर्टर कयास लगा रहे थे, तमाम और नेताओं के साथ होने वाला है। सूत्र बताते हैं कि बिहार से नितिन नबीन को दिल्ली लाने का फैसला 1-2 दिन में नहीं हुआ है। जमकर परामर्श हुआ। क्या इशारे थे कि उन्होंने चुना जाएगा, यानी वर देयर इंडिकेशंस थे, लेकिन मीडिया पढ़ नहीं पाई। हाल ही में अमित शाह छत्तीसगढ़ के रायपुर गए। वहां उन्होंने नितिन नबीन को बुलाया, स्पेशली बुलाया गया। अब किसी को शक ना हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि नितिन नबीन जो है वो छत्तीसगढ़ में पार्टी के प्रभारी हैं। लेकिन सूत्र कह रहे हैं कि अमित शाह ने नितिन नबीन को वहीं इशारा कर दिया था, रायपुर में। उसके बाद अमित शाह ने नितिन नबीन को कहा कि दिल्ली जाओ, दिल्ली में संगठन मंत्री BL संतोष से मुलाकात करो। तो उसके लिए नितिन नबीन आए। उन्होंने शायद पिछले सोमवार JP नड्डा से भी मुलाकात करी है। बहरहाल, बिहार के नितिन नबीन को बीजेपी ने बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी है, खासकर इसलिए कि उनकी उम्र बहुत कम है और पैन नेशनल सियासी तजुर्बा बहुत छोटा है। नितिन नबीन को आगे करके बीजेपी ने नवीन चैप्टर खोला है। अ न्यू चैप्टर हैज बीन ओपन कि उनकी उम्र महज 45 साल की है। अब तुलना करिए कि कांग्रेस के अध्यक्ष जो हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, वो 83 साल के हैं। बीजेपी इज डिस्प्लेइंग व्हाट आई विल कॉल इट्स युवा शक्ति। बीजेपी अध्यक्ष की रेस में कई नामों की चर्चा आई थी, लेकिन पार्टी बीजेपी का फोकस जो है अब वो पूरी तरह से फ्यूचर की लीडरशिप, यानी भविष्य की लीडरशिप खड़े करने पे दिखाई देता है। ये एक मामूली कदम नहीं है। पार्टी में पिछले कुछ समय से नरेंद्र मोदी के बाद कौन, ये सवाल उठ रहे हैं। तमाम डिबेट, तमाम यूट्यूब के प्रोग्राम्स और चैनल्स का ये मुद्दा रहा है। अब देखिए क्या हुआ है कि नितिन नबीन आगे आ गए हैं, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं। इन केस देयर इज अ रिप्लेसमेंट, इन केस व्हेन मोदी डेमिट्स ऑफिस, तब क्या होगा? तो शिवराज सिंह चौहान जैसे तमाम नेता थे। शिवराज सिंह चौहान है, अध्यक्ष पद के लिए धर्मेंद्र प्रधान जैसे नेताओं की बात हुई। हुआ यह है कि नवीन के अध्यक्ष पद पर पहुंचने से पूरी एक जो जनरेशन थी नेताओं की, मुझे लगता है कि उनका सफाया हो गया है। वो अब ऊपर नहीं आएगी इससे। क्यों? क्योंकि दावेदारी ज्यादा थी JP नड्डा के बाद अध्यक्ष कौन बनेगा, क्योंकि टॉप लेवल की लड़ाई दूसरे लेवल की लड़ाई है, जिसमें आप सुनते हैं कि नरेंद्र मोदी विल कंटिन्यू टिल 29 या उसके बाद भी। और दूसरा ये सुनते हैं कि उनके सक्सेसर्स में ज़्यादा नाम नहीं है। अगर नाम दबे जवान से बीजेपी का कोई लेता भी है तो अमित शाह, और दूसरा जो लॉयलिस्ट है योगी आदित्यनाथ के, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के, उन 2 नामों की चर्चा होती है। नाम आते हैं, यानी शिवराज सिंह चौहान जैसे तमाम नेताओं के, लेकिन वो उतने मोटे मोटे नहीं दिखते। अब मोदी शाह से सीधे पार्टी जो है लगता है फ्यूचर में चली गई है। इसमें अमित शाह के लिए भी एक बढ़िया खबर है। क्यों कहता हूं मैं कि देखिए, अगर
नरेंद्र मोदी के बाद अमित शाह को अपना कंटेंडरशिप आगे करना है, तो उनके लिए क्या हालत है कि वो देश के तमाम बीजेपी के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनके चयन में उनका हाथ है। देयर लॉयल्टीज आर स्ट्रांगली विद अमित शाह। से फॉर एग्जांपल हेमंत बिश्व शर्मा इन असम। अब बीजेपी कह रही है कि यंगेस्ट एवर प्रेसिडेंट हमारा बना है 45 साल के नितिन नवीन। मगर अब मैं आपको पते की बात बताता हूं। नितिन नवीन भारतीय जनता पार्टी के सबसे कम उम्र के वर्किंग प्रेसिडेंट या मुखिया हैं। 16 आने सही बात है। अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर जेपी नड्डा तक जितने भी बीजेपी के अध्यक्ष बने उनमें सबसे कम उम्र के अमित शाह थे। अमित शाह 49 साल की उम्र में राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे। लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस की सियासी आर्म या पॉलिटिकल विंग जो है बीजेपी, ये तो 1980 में आई। लेकिन बीजेपी से पहले आरएसएस की जो पॉलिटिकल आर्म थी वो भारतीय जनसंघ थी। सो बीजेपी कभी अपने आप को उससे तोड़ करके नहीं देखती है। तो उसके पहले जो मुखिया थे, अध्यक्ष थे, वो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। और अगर जनसंघ और बीजेपी को अलग ना किया जाए तो देखें तो सबसे युवा अध्यक्ष होने का सेहरा जो है वो बंधेगा पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के सर पर। क्यों? क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी जब 1968 में जनसंघ के अध्यक्ष बने बलराज मधोक के बाद, तो उनकी उम्र महज 44 साल की थी। नितिन नवीन की इस राइज में एक और मैसेज है। जेपी नड्डा बीजेपी अध्यक्ष थे, केंद्रीय मंत्री, राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री, पूर्व अध्यक्ष शिवराज सिंह चौहान पूर्व मुख्यमंत्री मंत्री हैं, प्रकाश जावड़ेकर पूर्व मानव संसाधन विकास मंत्री, धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री हैं इस समय पे, नितिन गडकरी केंद्रीय मंत्री हैं इस समय पे, रेखा गुप्ता दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं। इसके अलावा आरएसएस के नंबर 2 दत्तात्रेय होसाबले एबीवीपी की रैंक से हैं। आरएसएस के कम्युनिकेशन चीफ जो है, एबीवीपी के हेड जो है, पूर्व हेड सुनील अंबेकर है, ये भी एबीवीपी से है। तो आप देखिए कि अरुण जेटली एक टाइम पे जब मंत्री बने थे तो ही वॉज वन ऑफ द फर्स्ट फ्यू फेसेस जो एबीवीपी की रैंक से, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की रैंक से उठ करके एक बड़ा मंत्री बना था विद फाइनेंस मिनिस्टर। लेकिन अब आप देखिए कि एबीवीपी वालों का आरएसएस बीजेपी तंत्र में इस समय बहुत स्ट्रांग अपर हैंड आ गया है। आरएसएस मोदी एग्रीमेंट में कहूंगा यहां पे नितिन नवीन के अपॉइंटमेंट में ये एक क्रिटिकल फैक्टर है। वाजपेयी अडवाणी युग की जब समाप्ति की तरफ बढ़ने लगा तो आरएसएस ने रिलेटिवली यंग अपने सबसे प्रिय नितिन गडकरी को महाराष्ट्र से दिल्ली लाया गया सन 2009 में। मगर उस समय दिल्ली में अडवाणी गैंग कहलाता था, एक द D4 उनका कब्जा था। अब किसी तरह से गडकरी ने एक टर्म तो काट दी, उनको बड़ा मुश्किल हुई उसमें, लेकिन आरएसएस ने प्रपोज किया कि उनको दूसरी टर्म दी जाए। उसको दिलवा करके कंटिन्यूएशन चाहती थी, एक नया लीडर दिल्ली में ब्लीड करना चाहती थी, लेकिन वो नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि ये जो D4 था, D4 ने क्या किया, और उनके इसके अलावा जो D4 की उनके और भी दुश्मन थे, यानी अडवाणी गुट जो था, ग्रुप जो था, उसके और भी दुश्मन थे, यशवंत सिन्हा जैसे। लेकिन ये सब एक हो गए नितिन गडकरी के मामले में। यहां तक कि यशवंत सिन्हा ने जब नॉमिनेशन की बात आई कि नितिन गडकरी दोबारा शायद अध्यक्ष बन सकते हैं, तो यशवंत सिन्हा जैसे नेताओं ने नामांकन के कागज मंगा लिए। उन दिनों जो चुनाव अधिकारी थे बीजेपी के, वो थावरचंद गहलोत हुआ करते थे, बीजेपी के वरिष्ठ नेता, अब वो गवर्नर साहब हैं। तो गडकरी के खिलाफ खड़े होने की धमकी दी थी चुनाव में। यूजुअली बीजेपी प्रेफर करती कि यूनानिमस चुनाव हो जाए। आरएसएस को अपने कदम खींचने पड़े, गडकरी को हटा के राजनाथ सिंह को उनकी जगह पे अपने थोड़े ज्यादा नजदीकी, कंपेयर टू गडकरी थोड़े कम मगर बाकियों से ज्यादा नजदीकी राजनाथ सिंह को आगे लाना पड़ा। क्योंकि उस समय जो एजेंडा था वो नरेंद्र मोदी को पीएम कैंडिडेट बनाना था और अडवाणी गुट पर लगाम कसनी थी। राजनाथ सिंह ने 2013-14 में काम बढ़िया कर दिया, यानी पीएम मोदी आगे आए तो अध्यक्ष उनकी चॉइस के बने। उसमें क्या हुआ कि उनकी चॉइस के जब अध्यक्ष बने वो आए उनके सिपहसालार अमित शाह, लेकिन शाह को लेकर के एक नई रोड खुली। नरेंद्र मोदी के बाद एक आने के पीएम बनने के बाद एक फेज था जिसमें उनको अपना मोस्ट ट्रस्टेड मैन इन द गवर्नमेंट चाहिए था।
एक। उसके बाद उनको आफ्टर मोदी फेज के लिए भी तैयार करना था। तो वो सरकार में चले तो गए, उनका अध्यक्ष पद पर रिप्लेसमेंट लाना था। उसमें लॉयलिस्ट मोदी शाह के आए जेपी नड्डा। आपको याद होगा कि 2024 के चुनाव में बीजेपी फिर बहुमत से पिछड़ी, गठबंधन पर उनको निर्भर होना पड़ा। टीडीपी और जेडीयू के हाफवे मार्क से ऊपर होने वाली जो उसकी हनक थी ना, वो चली गई। अब बीजेपी उसके कारण आरएसएस की शरण में वापस लौटी। मोदी शाह स्टीयरिंग व्हील पर आए, मगर एक कॉम्प्रोमाइज था जिसमें जो ब्रॉडर रूट मैप था और जो स्पीड गवर्नर था उस गाड़ी का, बीजेपी और संगठन की गाड़ी का, वो आरएसएस के पास था। नितिन नवीन अगर पार्टी के अध्यक्ष बनेंगे तो इसमें आरएसएस के नए नेतृत्व लाए जाने का पुश जरूर है। आरएसएस चाहती थी कि नया नेता आए, लेकिन नितिन नवीन पूरी तरह से आरएसएस की चॉइस नहीं कहलाएंगे। मैं ये कहूंगा कि आरएसएस और मोदी शाह के बीच का ये एग्रीमेंट है। दिस इज अ पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस बिटवीन द आरएसएस, नरेंद्र मोदी एंड अमित शाह, कि नितिन नवीन इज एक्सेप्टेबल टू ऑल थ्री ऑफ अस। अब मोदी शाह चाहते थे कि वो कोई ऐसा आदमी मिले जो उनके करीबी हो और आरएसएस के पैमाने पे फिट होता हो। वहां नितिन नवीन फिट बैठ गए। नितिन नवीन जो है वो पुराने आरएसएस परिवार से हैं, बीजेपी के एसोसिएशन रही है। नितिन नवीन के जो पिता थे नवीन किशोर सिन्हा, वो जनसंघ से बीजेपी से जुड़े हुए थे। पटना से 4 बार के विधायक रहे। पिता के निधन के बाद नितिन ने उनकी विरासत संभाली। सबसे बड़ा क्लिंचिंग एक और फैक्टर है कि मोदी शाह को लगता है कि वो उनके वर्किंग स्टाइल यानी कार्यशैली से पूरी तरह से फेमिलियर है। एश्योर्ड है मोदी और शाह कि नितिन नवीन की पर्सनल एम्बिशन जो है, महत्वाकांक्षा, वो कभी ऐसी नहीं होगी कि वो नरेंद्र मोदी और अमित शाह के बगल में आके खड़े हो जाएं, यानी पॉलिटिकल चैलेंजर नहीं बनेंगे। उनके कार्यकर्ताओं को खासकर एक संदेश जरूर जाएगा। क्यों? बीजेपी ने नितिन नवीन की नियुक्ति करके अपने कार्यकर्ताओं को एक इशारा कर दिया है। नितिन नवीन को भले ही सियासत विरासत में मिली हो, लेकिन उन्होंने अपनी एक राजनीतिक पारी की जो आगाज एबीवीपी से की, इस तरह से बीजेपी ने नितिन नवीन को कार्यकारी अध्यक्ष बनाकर कहा है कि बीजेपी में अध्यक्ष के पद पर पोस्टर लगाने वाला है। जैसे एक बार एक समय पर नितिन गडकरी कहते थे कि मैं पार्टी के पोस्टर लगाता था। कोई भी आदमी इस पद पर पहुंच सकता है। जैसे बीजेपी और प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैं चाय बेचने वाला था, तो बीजेपी के अंदर ये बीजेपी सिग्नल दे रही है कि एक युवा कार्यकर्ता एबीवीपी का वो अध्यक्ष पद तक पहुंच सकता है और उसी तरह से चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन सकता है। ये एनएसयूआई वाला नहीं कह सकता। क्यों नहीं कह सकता? क्योंकि वो अध्यक्ष अभी तक ऐसा नहीं है कि कोई इस रैंक से उठ करके अध्यक्ष बन गया हो। उसके अलावा जाति फैक्टर हमेशा रहता है, कायस्थ फैक्टर। ये जो कायस्थ फैक्टर है, ये नितिन नवीन के लिए बड़ा इंटरेस्टिंग है। हम कहते हैं ना कि जाति फैक्टर है जिसके कारण कायस्थ होते हुए उनको अध्यक्ष बनाया गया, लेकिन नितिन नवीन का कार्यकारी अध्यक्ष बनना कायस्थ समुदाय को सियासी संदेश है, मगर ये एक बैलेंसिंग एक्ट भी है। क्यों? क्योंकि कायस्थ का समुदाय को देश में तमाम, खासकर जहां उनकी बहुतायत है, वहां पे कास्ट न्यूट्रल माना जाता है। तो अगर किसी बीजेपी किसी पिछड़े वर्ग के नेता को अगर आगे करती है अध्यक्ष पद के लिए, तो सवर्ण वोट नाराज हो जाता। अगर सवर्ण को अध्यक्ष बनाती तो पिछड़े कहते कि बीजेपी वापस अपर कास्ट पॉलिटिक्स पर लौट गई है। उत्तर प्रदेश और बिहार में कायस्थों का अच्छा खासा वोट है, मगर बीजेपी की नजर उत्तर प्रदेश बिहार पे इस समय नहीं है, उनकी नजर वेस्ट बंगाल पर है। पश्चिम बंगाल में कायस्थ वोटर काफी अहम माने जाते हैं। हम बात कर रहे हैं कि अगर नितिन नवीन को एक्सपीरियंस है पॉलिटिकल, पूरा पैन नेशनल नहीं है, मगर जहां उनको अपॉर्चुनिटी मिली है जिन स्टेट्स में, खासकर उन स्टेट्स में जहां बीजेपी बैकफुट पे थी, सिक्किम और छत्तीसगढ़, वहां काम अच्छा किया है। इवन दिल्ली के चुनाव में भी उन्होंने रोल प्ले किया था जब बीजेपी की जीत हुई। उसके अलावा बिहार में एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, अगर आपने हाल में कुछ सालों में गए हैं तो बिहार में रोड्स अच्छे हुए हैं। तो बिहार में रोड निर्माण के मंत्री के रूप में लोग ये कहते हैं कि नितिन नवीन ने नितिन गडकरी स्टाइल का काम किया है, यानी रोड अच्छी बनाई है, उससे उनकी छवि थोड़ी सी मजबूत हुई है। देखिए, मीठा मीठा तो हो गया, लेकिन कड़वा कड़वा क्या आने वाला है, यह है चैलेंज और चांस। इन दोनों से घिरे हुए हैं, एक तरफ मौका है, दूसरी तरफ मुश्किलें। एक गाना है, उससे कहूंगा
कि बहुत कठिन होगी नवीन के लिए डगर पनघट की। अभी से लेकर के 2029 के अंत तक करीब 29 राज्यों में 29 राज्य और यूटी में विधानसभा के और लोकसभा के चुनाव हैं। हालांकि उनका टर्म 3 साल का होगा, मगर नींव इसी पीरियड में रखी जाएगी। अब देखिए कौन कौन से असेंबलीज हैं। 5 राज्यों के चुनाव होने 2026 में, 6 राज्य 2027 में, 9 राज्य 2028 में, जिसमें बड़े राज्य हैं आपके कर्नाटका, तेलंगाना, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। इसके अलावा 8 राज्यों में चुनाव हैं 2029 में, लोकसभा का बड़ा चुनाव तो है ही है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा, सिक्किम, J&K, हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड। ये कसौटी होगी, ये मुश्किल की घड़ी होगी नितिन नवीन के लिए, क्योंकि जिन राज्यों में चुनाव हैं अभी से लेकर के 2029 तक, अगर वो 29 राज्य हैं तो राज्य और यूटी हैं, उनमें से 19-20 में बीजेपी या एनडीए सत्ता में है। सो ही हैज़ टू रिपीट द परफॉर्मेंस और इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ द बीजेपी। अब हालांकि उम्मीद यह है कि नितिन नवीन को नितिन गडकरी की तरह नई टीम मिलेगी, यानी जो टीम होती है जनरल सेक्रेटरीज, वाइस प्रेसिडेंट। मगर देखिए ये कि मौजूदा बीजेपी में से ऑर्गेनाइजेशन में वो किस किस के बॉस हो गए हैं। सोचिए, ये वो नेता थे जिनके सामने नितिन नवीन को मैंने बहुत झुक करके दुआ सलाम करते देखा है। ये अब सब नितिन नवीन को रिपोर्ट करेंगे। नेशनल वाइस प्रेसिडेंट है वसुंधरा राजे सिंधिया, बैजयंत पांडा, सरोज पांडे, लक्ष्मी वाजपेयी, नेशनल जनरल सेक्रेटरी विनोद तावड़े, तरुण चुग, ये बड़े नेता हैं साहब। नेशनल जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन जो कि आरएसएस की तरफ से आता है और बहुत स्ट्रांग ऑर्गेनाइजेशनल प्रेजेंस होती है उनकी, BL संतोष। मंत्री कौन कौन से होंगे? नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह, जयशंकर, निर्मला सीतारमण। यहां तक कि जब वो पार्टी मंच पर होंगे तब तक उनका ओहदा नरेंद्र मोदी से ऊपर बहुत नहीं तो नीचे भी नहीं होगा। अब ये बैलेंसिंग एक्ट होगा नितिन नवीन के लिए, ये निभाना होगा उन्हें। मगर फिलहाल 45 साल की उम्र पर बीजेपी जैसी पार्टी के अध्यक्ष बनने का उनको जश्न का मौका है, उन्हें मनाना चाहिए। क्योंकि इतने करोड़ों सदस्य वाली दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के कामकाज का और उसकी परफॉर्मेंस, जीत की परफॉर्मेंस रिपीट करने का, हार का झटका झेलने का, और इसके अलावा पार्टी के अंदर होने वाले द्वंद्व का ना, क्योंकि एक झगड़ा बहुत बड़ा आने वाला है। नरेंद्र मोदी के बाद कौन, वो कब आता है नहीं कह सकते। ये सारे बोझ जल्द ही युवा 45 साल के अध्यक्ष के कंधों पर आने वाले हैं। वी विश हिम लक। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।